सबसे पहले आपको ये तस्वीर दिखाते हैं, जिसे देखने के बाद शायद आपको हमारे सिस्टम पर ही बहुत शर्म आ जाए। मध्य प्रदेश के बैतूल में हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा के दौरान एक पुलिस वाला नकल करता नजर आया। ये पुलिस वाला परीक्षा केंद्र पर खिड़की के नज़दीक खड़ा हो गया था और वो खिड़की से ही अंदर बैठे छात्रों से बात कर रहा था। जैसे ही छात्र सवाल का जवाब पूछते तो ये जेब से मोबाइल फ़ोन निकालता, सवाल का जवाब देखता और उसके बाद छात्रों को जवाब बता देता। नकल कराते इस पुलिस वाले का वीडियो बाहर खड़े कुछ लोगों ने बनाया और मोबाइल में इसे रिकॉर्ड किया और इस वीडियो को उसके बाद सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर वायरल कर दिया। पुलिस वाले की ऐसी शर्मनाक हरकत सामने आने के बाद उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई और जांच की बात कही जरूर गई है, लेकिन ये बताता है कि आज हमारे देश में पैसे के दम पर आप क्या नहीं कर सकते। आज की बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। रोहिंग्या मुसलमानों पर न्यूज नेशन का यह बड़ा खुलासा है। जम्मू में बड़ी तादाद में बसे रोहिंग्या शरणार्थियों को बिना आईडी प्रूफ के, बिना किसी भी सिस्टम के सिम कार्ड और मोबाइल कनेक्शंस मिल रहे हैं। न्यूज नेशन ने इस बात की पड़ताल की और तब यह चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। सामने स्पष्ट तौर से यह आ गया है कि राज्य सरकार को रोहिंग्या मुसलमानों को शरणार्थियों के हाथों में ये फ़ोन देना अपने आप में मजबूरी बन गई और इसलिए राज्य सरकार ने ये नंबरों की जानकारी दी है। बावजूद इसके वक्त रहते अभी तक राज्य सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। यह बात हम आपके सामने इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि रोहिंग्या मुसलमानों को हिंदुस्तान में किसी भी तरह का कोई पहचान पत्र नहीं दिया गया है और बिना किसी भी पहचान पत्र के क्या किसी भी व्यक्ति को मोबाइल कनेक्शन मिल सकता है? नहीं मिल सकता। और अगर नहीं मिल सकता तो इन रोहिंग्या मुसलमानों के पास मोबाइल कनेक्शन कहां से आया? कुछ इस तरह भारत में किसी शख्स को फोन के लिए सिम कार्ड हासिल हो सकता है, यानी आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट के बिना किसी को सिम कार्ड नहीं हासिल हो सकता। लेकिन जम्मू में ये नियम कायदे धरे के धरे रह गए और जम्मू में कथित शरणार्थी बनकर आए रोहिंग्या मुसलमानों को आसानी से सिम कार्ड और फ़ोन हासिल हो गया। इतना ही नहीं, ये पूरी जानकारी सरकार के पास भी है। दरअसल रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर एक याचिकाकर्ता ने आरटीआई लगाई थी, जिस आरटीआई के जवाब में सरकार ने न सिर्फ जानकारी दी बल्कि रोहिंग्या मुसलमानों के फ़ोन नंबर भी दिए। देखिए, मैंने एक आरटी फाइल की जिसमें मैंने पूछा था कितने रोहिंग्या जम्मू कश्मीर में हैं। उसमें मेरे पास जो एक तहसील का डेटा आया, जम्मू तहसील का, जिसमें कहा गया 27 फैमिलीज और 198 टोटल लोग हैं। बट अनफॉर्चुनेट चीज़, शॉकिंग चीज़ ये है कि हर फैमिली के आगे उनका मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। सरकार मान रही है कि उन लोगों के पास मोबाइल नंबर है, सिम कार्ड्स हैं। दैट मीन वो नंबर जो है जहाँ तो फर्जी फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ लिए गए हैं, जहाँ कोई लोकल लोग हैं जो उनको लेके दे रहे हैं, क्योंकि विदाउट डॉक्यूमेंट्स के आप मोबाइल नंबर नहीं ले सकते। ऐसे में कई संगीन सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल ये कि आखिर रोहिंग्या मुसलमानों को बिना किसी पहचान पत्र के सिम कार्ड कैसे मिले। दूसरा बड़ा सवाल ये कि जब सरकार को इसकी जानकारी थी तो रोहिंग्या मुस्लिमों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। ऐसे ही सवालों को वो पक्ष भी दाग रहे हैं जो रोहिंग्या मुसलमानों को अराजक और असामाजिक करार देते हैं। आज मीडिया के लोग जब रोहिंग्याज की बस्ती में कवरेज करने के लिए गए तो वहाँ पे रोहिंग्याज और उनके समर्थकों ने उनके ऊपर हमला कर दिया और बहुत सारे मीडिया कर्मी जो हैं वो उसमें ज़ख्मी हुए हैं। डंडों से, लाठियों से और रॉड्स लेकर जो है उनको पीटा गया। रोहिंग्या मुसलमानों को ना आधार कार्ड मिल सकता है, ना वोटर आई कार्ड। बावजूद इसके इनके पास सिम कार्ड और फ़ोन होना सरकारों का फेल्योर नहीं तो और क्या है। अब एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो, अब ये जो हमारी बात हुई है सूत्रों के से, उनका ये कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन अब ये यहाँ पर पता लगाने की कोशिश ये कर रही है कि आखिर ये जो रोहिंग्याज रिफ्यूजी हैं ये मोबाइल नंबर हासिल करने में कैसे कामयाब रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। इससे बड़ी धांधली और क्या हो सकती है? जरा बताइए। बिना किसी भी आधिकारिक पहचान पत्र के मोबाइल कनेक्शन रोहिंग्या शरणार्थियों को मिल चुका है। 40,000 से ज्यादा की संख्या है जो कि दरअसल गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान में रह रहे हैं, क्योंकि इन्हें यूएन के द्वारा हिंदुस्तान में रहने की अनुमति दी गई है और जैसे ही इन्हें बांग्लादेश या फिर बर्मा वापस लेने को तैयार हो जाए, इन शरणार्थियों को वापस भेजा जाना है। इनके पास कोई पहचान पत्र नहीं है हिंदुस्तानी होने का। इन्हें मोबाइल फोन कहां से मिला? क्या ये अपने आप में सुरक्षा की बहुत बड़ी चूक नहीं है?
इतनी बड़ी चूक के बाद भी, और वो भी जम्मू कश्मीर में, जहां सुरक्षा को लेकर इतनी बातें होती रहती हैं। आप जरा सोचिए, आज ये सवाल केंद्र सरकार की साक्षरता पर, माफ कीजिएगा, केंद्र सरकार की सार्थकता पर और उसके साथ साथ राज्य सरकार की सार्थकता पर भी खड़ा होता है। भारतीय जनता पार्टी राज्य में भी सरकार में शामिल है और केंद्र में भी शामिल है। हर वक्त यह कहा जाता है कि शरणार्थियों को या फिर उन तमाम लोगों को गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उन्हें वापस भेजा जाएगा, मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। इसके बावजूद ये गैर कानूनी तरीके से रह रहे तमाम लोग जो शरणार्थी का चोला पहन कर रहते हैं, इनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्या है ये बात? क्या ये ढोंग नहीं है? क्या ये ढकोसलेबाजी नहीं है? क्या ये सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं है? रोहिंग्या मुस्लिमों ने खुद को म्यांमार में सामुदायिक हिंसा का शिकार करार दिया, लेकिन साथ ही ऐसी खबरें भी आई थी कि म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिमों के कट्टरपंथी और अराजक तत्वों से भी संपर्क थे। इसी वजह से भारत ने रोहिंग्या मुसलमानों को बतौर शरणार्थी कबूलने से इनकार किया था। लेकिन जो रोहिंग्या मुस्लिम भारत में घुस आए, उनको लेकर कोई ठोस मैकेनिज्म अब तक सामने नहीं आया है। तादाद की बात करें तो अनुमान के मुताबिक भारत में तकरीबन 40,000 रोहिंग्या शरणार्थी हैं जो जम्मू और दिल्ली में बसे हैं। बताया जाता है कि बड़ी तादाद में पश्चिम बंगाल और असम तक भी रोहिंग्या मुसलमान पहुंच चुके हैं। रोहिंग्या शरणार्थियों से निजात पाने के लिए बांग्लादेश ने उन्हें एक टापू पर बसा दिया, तो क्यों भारत इस बाबत कोई ठोस कदम नहीं उठाता है? तो कोई भी एक्टिविटी किसी की भी हो, चाहे जो बाहर से लोग हैं, उन पर सदा हमारी नज़र होती है। गवर्नमेंट को सब बातों का पता हो रहा है कि क्या एक्टिविटी हैं, कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं। बल्कि यहाँ तक कि बाहर के लोग इससे पहले भी यहाँ जम्मू आए, गवर्नमेंट को सब पता है, पुराने वालों का भी और नए वालों को भी। कथित शरणार्थी बने रोहिंग्या मुसलमानों के अंदर कट्टरपंथ फैलने की आशंका कई जानकार जाहिर कर चुके हैं, और अगर जल्द इस समस्या पर गौर नहीं किया गया तो ये भी एक नासूर बन सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। शरणार्थी संकट और उसके साथ साथ कट्टरपंथ की जो समस्या होती है, उससे कैसे निपटा जाए, इसे देखना है तो आज हमें पश्चिमी यूरोप की तरफ देखना चाहिए। मिडिल ईस्ट से कई इस्लामिक स्टेट के आतंक से बचने वाले शरणार्थियों ने इराक से, सीरिया से, लिबिया से और लेबनान से लाखों की संख्या में पश्चिमी यूरोप में शरण ली। जर्मनी, बेल्जियम, ब्रिटेन ऐसे तमाम देशों ने इन शरणार्थियों को जगह दी। लेकिन जब ये शरणार्थी कट्टरपंथी बनते हुए दिखाई दिए, बलात्कार, चोरी, चपाटी, आतंकवाद और इस तरह की तमाम तरह के गलत हरकतों में शामिल दिखाई दिए, तो उसके बाद इन शरणार्थियों को शहर से दूर जंगलों में कैंप पे भेजा गया और फिर सिलसिलेवार तरीके से इन तमाम शरणार्थियों को उनके देश वापस भेजने का सिलसिला शुरू हुआ है। अगर आप पिछले साल की ही बात करें तो 15,000 से ज़्यादा शरणार्थियों को वापस भेजा जा चुका है पश्चिमी यूरोप से उनके देशों में, जबकि इस साल तकरीबन 50,000 शरणार्थियों को उनके देश वापस भेजने का लक्ष्य पूरे पश्चिमी यूरोप ने रखा है। लेकिन हिंदुस्तान में जो एक बार आ जाता है वो कहीं जाता नहीं, क्योंकि वो यहाँ वोट बन जाता है। मालदीव्स में जारी संकट के दौरान भारत की फिक्र पर मालदीव्स की तरफ से एक और बड़ा ही उकसावे भरा बयान सामने आया है। मालदीव्स के मंत्री मोहम्मद शनी ने कहा है कि मालदीव्स में चल रहा हमारा संकट, यानी कि मालदीव्स का संकट ठीक वैसा ही है जैसा कि भारत का आंतरिक मामला यानी कि जम्मू कश्मीर। भारत को यह भरोसा रखना चाहिए कि मालदीव्स अपनी आंतरिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम है। यह बयान सीधे सीधे मालदीव्स में बढ़ते चीन के प्रभाव को बयां करता है। इतिहास में यह लंबे वक्त के बाद हुआ है जब मालदीव्स ने अपनी बात को सामने रखने के लिए हिंदुस्तान की दुखती रग पर पैर रखने की कोशिश की है। चीन की हरकतों से जुड़ी एक और खबर आपको दिखाते हैं। मीडिया में खबरें सामने आई हैं कि श्रीलंका के डोंड्रा हेड में रूहाना यूनिवर्सिटी में चीन ने एक बड़ा रेडार स्टेशन बना दिया है जिसकी रेंज 180 किलोमीटर बताई जा रही है। खबरों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि यह रेडार स्टेशन 120 डिग्री तक एयर सर्वेलेंस को अंजाम दे सकता है। हालांकि चीन ने इस रेडार स्टेशन का मकसद समुद्र में शोध करना बताया है, लेकिन अंदर खाने की खबर यह है कि चीन इस रेडार स्टेशन के जरिए हिंद महासागर में नेवल एक्टिविटी पर लगातार नजर रखना चाहता है, यानी कि वो भारतीय नौसैनिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इस नेवल स्टेशन का इस्तेमाल करना जा रहा है।
आइए अब आपको दिखाते हैं पाकिस्तान में किस तरीके से जूता पॉलिटिक्स चल रही है। जी हाँ, तरह तरह की पॉलिटिक्स होती है, लेकिन पाकिस्तान में आजकल जूते की पॉलिटिक्स चल रही है। जिसको मन करता है वो किसी भी नेता को दे जूता मारता है, और कुछ ऐसा ही चल रहा है पाकिस्तान में। हर नेता आज ऐसा लगता है कि जूते खाकर भी लोगों के सामने वोट मांगने को मजबूर है। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान को भी आज जूता खाना ही पड़ा। यह है पाकिस्तान में जारी जूता पॉलिटिक्स की सबसे ताजा तस्वीर। गुजरात में इमरान खान की रैली थी। इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ के सभी बड़े दिग्गज मौजूद थे, और इसी बीच उड़ता हुआ नजर आया एक जूता, जिसके निशाने पर थे इमरान खान। जूते के इस वार से इमरान तो बच गए, लेकिन बाजू में खड़े अलीन खान नहीं बच पाए और जूता सीधे उनके सीने पर जा लगा। इससे पहले फैसलाबाद में भी इमरान जूते के निशाने पर आए थे। फैसलाबाद में एक शख्स ने इमरान को जूता मारने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही उसने हाथ में जूता उठाया तो पार्टी कार्यकर्ताओं ने उसे धर लिया। बाद में पता चला कि जूता फेंकने की सुपारी दी गई थी। पंजाब के कानून मंत्री राणा सनाउल्लाह के दामाद शहरयार ने इस शख्स को इमरान पर जूता फेंकने का हुक्म दिया था। गुजरात और फैसलाबाद में इमरान टारगेट पर थे, तो लाहौर में नवाज शरीफ पर जूता फेंका गया था। नवाज शरीफ एक मदरसे में भाषण देने गए थे, जहां एक शख्स ने उनके ऊपर जूता फेंक दिया। और तो और सरकार में बैठे विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ भी नहीं बच पाए। सियालकोट में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच भाषण देते वक्त ख्वाजा आसिफ के सामने एक कार्यकर्ता आया और उनका मुंह स्याही फेंककर काला कर दिया। आतंकवाद की एंट्री का डर और अस्थिरता से जूझती पाकिस्तानी सियासत में मानो यही कमी रह गई थी, जो अब पूरी हो गई। टीम न्यूज़ नेशन। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने ट्विटर पर अपने रेक्स टाइलसन को हटाने के ऐलान कर सबको चौंका दिया है। और इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली खबर यह है कि CIA को जो नई निदेशक मिली हैं वो दरअसल एक महिला है। जी हाँ, जीना हैस्पेल CIA की नई निदेशक हैं, और ये अमेरिकी इतिहास में पहला मौका है जब CIA को एक महिला निदेशक मिली है। ऐसा बताया जाता है कि ये महिला निदेशक, यानी कि हम जीना हैस्पेल की बात कर रहे हैं, और ये अपने आप में एक ऐसी जासूस हैं, या इस तरीके से ये अपना ऑपरेशन करती हैं कि अमेरिका में इनकी मिसाल दी जाती है। जीना हैस्पेल। इंटेलिजेंस की दुनिया में इस नाम को दुर्दांत और खूंखार कहा जाता है, और यही जीना अब होंगी दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA की प्रमुख। ये पहली बार होगा जब CIA की कमान किसी महिला के हाथ में दी गई हो। लेकिन जीना हैस्पेल का अतीत और उनके ऊपर लगे इल्जाम लोगों के जहन में आशंकाएं पैदा कर गए हैं। जीना हैस्पेल पर सबसे गंभीर आरोप लगा है थाईलैंड में ब्लैक साइट यानी टॉर्चर सेल चलाने का। इस ब्लैक साइट पर अलकायदा के ऑपरेटिव्स को कैद कर उन्हें टॉर्चर किया जाता था। इन सेल में संदिग्धों को वाटर बोर्डिंग से गुजारा जाता था, जिसके चलते कुछ संदिग्धों के फेफड़ों में पानी भर गया था। जीना हैस्पेल की इस ब्लैक साइट पर विवाद के चलते अलकायदा के संदिग्धों को ग्वांटनामो बे में शिफ्ट किया गया था। जीना हैस्पेल पर न सिर्फ ब्लैक साइट चलाने बल्कि उससे जुड़े हुए सबूत मिटाने के भी आरोप हैं। कहा जाता है कि जीना हैस्पेल के आदेशों पर ही थाईलैंड ब्लैक साइट के वीडियो एविडेंस 2005 में नष्ट कर दिए गए थे। जीना हैस्पेल सही मायनों में एक सख्त जासूस हैं। वो कोवर्ट ऑपरेशंस की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं। यानी बताने की जरूरत नहीं कि जीना हैस्पेल को अपॉइंट कर ट्रंप CIA से क्या उम्मीद पाल बैठे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। एक महान वैज्ञानिक जो व्हील चेयर पर ही बैठा रहा, लेकिन जिसने दुनिया को एक नया दर्शन दिया, जो लगातार गंभीर बीमारियों से जूझता रहा, लेकिन उसने ब्रह्मांड के कई अनसुलझे रहस्यों को आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश की, उसे दुनिया विज्ञान की नई रोशनी मानता है। हम बात कर रहे हैं स्टीफन हॉकिंस की, जिनका आज देहांत हो गया। स्टीफन हॉकिंस ने 76 साल की उम्र में कैम्ब्रिज में अंतिम सांस ली, और उनकी मृत्यु के साथ ही विज्ञान ने आज एक ऐसी शख्सियत को खो दिया है जिन्होंने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। लोग उन्हें न्यूटन के बराबर मानते हैं।